ये हैं बदलो की नशरियात। बदलों की नशरियात में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं मोहम्मद शाहबाज मियां। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त मज़ीद मुश्किलात में घिरा हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन होती हुई दिखाई दे रही है। फाटफ की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं और जो इजलास शुरू होने जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि मज़ीद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहना होगा और इस मरतबा भी फाटफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा। और इसके साथ साथ अगर मुल्क की करेंसी की बात करें तो डॉलर जो है वो 174 रुपये को ओपन मार्केट में छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई का एक तूफ़ान है जो पाकिस्तानियों को घेर लिया है। यही नहीं, इसके साथ साथ जो ताकत के इदारे हैं, ताकत का महवर है, वज़ीर आज़म हाउस हो या इसके साथ साथ जो हमारा DGISI चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से टेंशन चल रही है, तो वो मामला भी अभी तक किसी तरफ नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा। आज एक मरतबा फिर वज़ारत दिफ़ा की तरफ से वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई गई है जो अभी तक की इतलात आई हैं उनके मुताबिक, और जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम है उनका नाम भी शामिल है इस समरी में। लेकिन बाकी क्या नाम है अभी तक ये सामने नहीं आए। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बुज़ुर्ग सहाफ़ी कॉलम नवीस जनाब ज़ियाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं और सीनियर तज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब भी मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। बताइएगा, ISI को तो कहा जाता है कि ये वज़ीर आज़म के मातहत एक इदारा है और उसके चीफ़ की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, तो फिर ISPR से एक प्रेस लिस्ट क्यों आती है कि DGISI हटा दिए गए हैं, उन्हें कोर कमांडर बना दिया गया, नए DGISI तैनात कर दिए गए और वज़ीर आज़म इस पर स्टैंड ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है, ये कोई नहीं छीन सकता। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, ये है तो सवाबदीदी इख्तियार वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म चाहें तो जो नाम भेजा गया है या नाम भेजे गए हैं, ये समरी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक हफ़्ता पहले भी हमने सुना था, पिछले हफ्ते, कि समरी भेज दी गई है। फिर फौजी हलकों से तरदीद आ गई, कोई समरी भेजी नहीं गई। अब मामला क्या है कि अगर वज़ारत दिफ़ा से एक नाम आया है या 3 नाम आए, ये आप बड़े मुहक्किक साहब ये पता करके बताएं। अगर तो एक नाम ही आया है तो फिर वज़ीर आज़म चाहें तो दोबारा नदीम अहमद अंजुम के नाम में तो 2 नून है और नवाज शरीफ के नाम में भी नून है और मरीम नवाज के नाम में भी नून है, तो फिर तो मामला गलत है अगर इस हिसाब से देखा जाए। तो या तो फिर नदीम अहमद अंजुम ही पे वो साथ करेंगे, बतौर ISI चीफ के ऑर्डर जारी कर देंगे समरी के मुताबिक, या फिर ये है कि वो अपना कोई सिविलियन ISI चीफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री है कि ये सिविलियन इदारा है या मिलिट्री इदारा है। फिर ये कि ये वाकई तो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट का हिस्सा है ISI चीफ, और इसमें सिर्फ पाक फौज के सिपाही नहीं जाते, अफसर नहीं जाते, एयरफोर्स के भी जाते हैं, नेवी चीफ के भी जाते हैं। तो लिहाजा 3 सिविलियन भर्तियां भी होती हैं। जाहिर है कि एयर चीफ जो है वो वहाँ पे जो डेपुटेशन में भेजा गया है एयरफोर्स से बंदा, वो GHQ रावलपिंडी की तरफ तो नहीं देखेगा, तो अपने एयर चीफ की तरफ देखेगा। लेकिन ये सारा ये डेपुटेशन पे आती है। आज या कल तक, अगले 2 दिनों में, ये बड़ा अहम है कि वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करने के जिस हक़ पे खड़े हैं, डटे रहेंगे या पीछे हट जाएंगे। अगर तो वो आज डटेंगे, एक बात साबित हो गई कि जो प्रेस रिलीज आया था ISPR का, उसकी आईनी, उसकी कानूनी या उसकी ज़ाबित के मुताबिक, कानून तो है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ज़ाबित के मुताबिक वो ऐलान था या नहीं था, ये साबित हो गया कि वो नहीं था। ठीक है, तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को समरी दोबारा भिजवाई गई है। ठीक है, इस हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर की फतह हुई है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं समरी आएगी तो। जी ज़िया साहब, इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का सवाबदीद है कि वो DGISI चाहे समरी के मुताबिक लगाएं या वो किसी सिविलियन को भी लगा सकते हैं, किसी रिटायर्ड जर्नल को भी लगा सकते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो अब समरी आई है इसके मुताबिक ही वज़ीर आज़म की फ़ैसला करेंगे, या वो इस समरी के अलावा भी
कोई और नाम भी देख सकते हैं, कोई और स्टैंड भी ले सकते हैं? जहां तक मेरी ओपिनियन है, ये इस इशू को पब्लिकली नहीं होना चाहिए था। इन दोनों को आपस में बैठ के इसको फाइनल जब तक नहीं कर लेते, इसको पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी इस इशू को। लेकिन चूंकि ये पब्लिक हो चुकी है, तो लगता यही है कि इनमें दोनों में इख्तलाफ बहुत ज्यादा लंबा बढ़ा। अब ये इख्तलाफ को जो है वो पुर नहीं कर सक रहे। इसी वजह से फौज ने ये इस डिसीजन को ऑन इट्स ओन उन्होंने ISPR के जरिए अनाउंस कर दिया, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने पोजीशन ले ली कि ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मैं खुद इशू करूंगा नाम। तो ये इन दोनों के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि ये रिजॉल्व हो सकती है इस पब्लिक डिबेट में। और लेकिन चूंकि आप जो दोनों की पर्सनालिटीज जो हैं, फौज एज अदारे की पर्सनालिटी तो यही है कि वो अपनी बात मनवाती है, क्योंकि पॉलिटिकली मोस्ट पावरफुल अदारा है ये। दूसरी तरफ इमरान खान की पर्सनालिटी अपनी है, उन्होंने भी अपनी पोजीशन जो है ना, जब भी उन्होंने कोई पब्लिक पोजीशन ली है, वो असेट करके सक्सेसफुली कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का क्लैश जो है, ये मुझे लगता है कि ये अनएंडिंग है, इसमें रेजोल्यूशन मुझे नहीं लगती कोई। अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि समरी कोई गई है। अच्छा ज़िया साहब, ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं जो सिविल मिलिट्री तल्कात की एक तवील तारीख है पाकिस्तान के अंदर, कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और कहीं ना कहीं आके वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाता है, और जो बतौर इदारा जिस तरह आपने बात की वो पर्सनैलिटी हावी हो जाती है। तो इसमें इस वक्त भी पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है, और मौजूदा हुकूमत भी, और जो तनाव आ गया है इदारों के दरमियान, तो अब आप क्या देख रहे हैं, किस तरह ये मामला किसी तरफ लग सकता है, या इसी तरह गंभीर सूरत हाल मजीद बढ़ेगी? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें GHQ में हो रहा है, और GHQ की में एक्सेस मैं नहीं समझता ये किसी की है। ये बहुत ही सीक्रेटिव किस्म का अदारा है, वो अपनी पोजीशंस लेता है और एक डिसीजन फॉर्म पे थोप देता है। मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुई है, दो वजूहात की वजह से हो सकती है। एक तो फौज में खुद कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है ऑन फैज हमीद, क्योंकि फैज हमीद का नाम जो लिया जा रहा है पिछले काफी दिनों से कि भाई ये सक्सेसर हैं बाजवा साहब के, तो हो सकता है कि ये परसेप्शन भी बनाओ और आपस में कोर कमांडर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया हो। दूसरा एक मसला ये, और वो नहीं चाहते कि फैज हमीद जो है वो ISI में ज्यादा कंटिन्यू करे, और इसी वजह से बाजवा साहब कन्विंस नहीं करवा सके इमरान खान साहब को। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अमेरिकन वो समझते हैं कि पिछले दिनों एक जो आर्टिकल्स मीडिया में निकले हैं वेस्ट में, वो तो बाकायदा पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हम हारे हैं वहां पर अफगानिस्तान में। और इसमें ये फैज हमीद का नाम तो ज्यादा प्रोमिनेंस पे आ रहा है जब से वो उन्होंने विजिट की थी अफगानिस्तान को। और हो सकता है कि वेंडिश जो आई हुई थी यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो यहाँ 8 तारीख को पहुंचना था, उन्होंने ऑलरेडी शायद पाकिस्तान को कन्वे कर दिया था कि आप इनको डिस्प्लेस करें, और ये भी कन्विंस नहीं कर पाए आप बाजवा साहब इमरान खान को कि भाई ये तो अमेरिकन प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो 6 तारीख को इन्होंने डिसीजन ले लिया 8 तारीख को उनके आने से। और जब उनसे जो मुलाकात हुई बाजवा साहब की, वो भी बहुत ही इनफॉर्मल हुई है, वो अपने घर पे उनसे मिले हैं। उसी से जाहिर होता है कि अमेरिकन प्रेशर जो है ना वो कबूल कर लिया फौज ने, और उसकी वजह ये मेरा परसेप्शन है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, ये मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। इसी वजह से ये बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं करवा सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोजीशन ली हुई है विज़-वी अमेरिका। वो ये समझते हैं कि अमेरिका की जो डिफीट हुई है अफगानिस्तान में, वो उनकी बेवकूफ़ी की वजह से हुई है, और पाकिस्तान को इनका साथ नहीं देना चाहिए आइंदा किसी भी जंग में या किसी भी ऐसी कन्फ्लिक्ट में। जी जिया साहब, आपने तो बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी पेश कर दी है। हाँ, और क्या हो सकता है यार, देखो ये एकदम भाई वो तो पिछले जुलाई से जनरल बाजवा इमरान खान को कह रहे हैं कि भाई इन्हें बदलो, हमने बदलना है। फिर अगस्त में किया, फिर सितंबर में किया, अभी फिर किया।
ये तो बात बहुत पहले से चल रही है। अभी फैज़ हमीद काबुल भी नहीं गए थे और तालिबान की जो फतह की नवीद भी नहीं आई थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता इन बातों का, जुम्मे ज्यादा पता होगा। नहीं मैं तो जो अखबारों में पढ़ता हूँ वो उस पर डिपेंड करता हूँ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत पहले से बात चल रही थी उनके तबादले तो की। पहले से क्यों चल रही थी यार? ये मुझे एक बात, सिंपल सी बात बता दो। ये इतनी सिंपल सी बात है ट्रांसफर पोस्टिंग की, इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ ये मुझे बता दो। गालिबन दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं। मतलब ये कि क्या मतलब क्या है? तो इमरान खान चाह रहे थे कि फैज़ हमीद उनका सियासी बाजू बने रहे और अपोजिशन उस पर बहुत चीख चला रही थी। फौज पे ये राय आमा का दबाव बढ़ा के भी आप ये सियासी रस्साकशी में क्यों हिस्सा ले रहे हैं जी? फौज पे राय आमा का प्रेशर नहीं पड़ता है। पड़ता है। जब पब्लिक मीटिंग में नारे लगते हैं तो फर्क पड़ता है। नहीं यार, नहीं पड़ता है। तुम लोग कहाँ की किस दुनिया में रहते हो? आपका ख्याल ये नहीं है कि फौज अब चाहेगी कि अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर ले सियासत से, और अब क्यों अपने आप को लाए इस सियासी गंद में, क्यों लेकर आए? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? फौज क्यों अपने आप को डिस्टेंस करेगी सियासत से? हाँ। फौज इज द मोस्ट लीडिंग प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। वो भी रियलाइज करती है और सारा मुल्क रियलाइज करता है इस बात को, सारा मुल्क जानता है। हाँ। ये जो झगड़ा हो रहा है नवाज शरीफ वर्सेस फौज में, वो क्या झगड़ा हो रहा है? क्या झगड़ा हो रहा है? यही हो रहा है ना, प्रीडोमिनेंस का। उन्होंने निकाल के बाहर किया मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को इतनी आसानी से। नहीं, ये तो सिस्टम में खुद ले आए थे ना, हाइब्रिड सिस्टम में ले आए थे, निकाल दिया जी। इसको भी लेकर आए हैं, इसको भी निकाल देंगे। इसका कोई डर नहीं फौज को, इमरान का। लेकिन मुझे ये बता दो कि फौज क्यों चाहती है कि इमरान से झगड़ा करे? क्या मसला है? नहीं तो फिर इमरान क्यों इसरार कर रहा है इस बात पे, अगर वो फौज ही का लाया हुआ है? क्यों इसरार कर रहा है जी, ये मुझे बता दो जी। क्यों झगड़ा कर रहा है इमरान? इसलिए कि वो चाहता है कि अगले इंतखाबात में उसकी पसंद का ISI चीफ हो, उसकी पसंद का नैब चीफ हो, उसकी पसंद का इलेक्शन कमिश्नर हो, ये सारे अहम इदारे उसके पास हो, ताकि वो अगला इलेक्शन। तो ये है ना जी, झगड़ा तो ये है ना, वो चाहता है कि अपनी पसंद का हो। तो फिर तो फौज चाहती है कि उसकी पसंद का नहीं हो। हाँ बस ठीक, ये झगड़ा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी। क्यों चाहती है फौज ये रिजॉल्व आपस में क्यों नहीं कर लिया इन्होंने? देखिए, ये एक अजीब मामला है कि कहा यह जाता है कि जी चीफ और उसके जो डेपुटेशन पे अफसर ISI में होंगे वो उसकी कमांड को मानेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ISI चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है और उसके सेक्रेटेरिएट का अफसर है। अब एक ISI चीफ है, उसके के बॉसेस 2 हैं। अब वो कोर उस 3 स्टार जनरल ने वापस फौज में जाना है, अगला कमांडर भी बनना है, उसने आर्मी चीफ बनने का भी ख्वाहिशमंद है, तो वो कहाँ जाएगा? यार सुनो, कल्लू को जिस तरह से उन्होंने निजाम किया था, जियाउद्दीन भट्ट को जिस तरह से निजाम किया था, वो हमीद को भी डिजाइन कर सकते हैं। वो रहे चीफ ऑफ DGI रहे। तो आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान लगाएंगे किसी और को भी तो वो वैसी होगा जैसे कल्लू के साथ हुआ या जियाउद्दीन भट्ट के साथ हुआ? उसको पता होना चाहिए इमरान को इस बात का। आपका ख्याल है इमरान खान को पता नहीं है? वो तो पता है फिर उसने पंगा क्यों ले लिया? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो या तो पीर नहीं निकाह होगा। अब देखिए, अब आप दूर तक जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ शमूलियत अख्तियार की इस बहस में। लीजिए, अब बताइए साहब। नहीं, अब आप बताएं ना, जियाउद्दीन साहब ने तो बड़ी खुल के बातें कर दी। ज़िया साहब तो वो बातें कर रहे हैं जो दुनिया भर में बातें हो रही हैं और उसी पे ज़ाहिर उन्हें तजिया करना है और एक तारीख बयान कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि फ़ौज इस मुल्क का सबसे पावरफुल इदारा है और वो अपनी ताकत से और पोजीशन से नहीं हटता। कहीं कहीं हटता भी है पीछे 1 कदम तो 2 कदम फिर आगे बढ़ाता है। ये तारीख नहीं है, ये तो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो बात ज़िया साहब ने इग्नोर की कि भाई ये तो बहुत कब से मामला इनका पिछले साल से चल रहा था। पिछले साल अक्टूबर में भी ये मामला उठा था। जी बिल्कुल। लेकिन जो मैंने सुना है वो जुलाई में आया, फिर सितंबर में आया, फिर अब आया।
तो उसमें जो है ये मामला, ये ज़िया साहब ठीक कह रहे हैं कि ये मामला बातचीत करके हल किया जा सकता था, पब्लिक डिबेट नहीं होनी लेकिन चाहिए फिर इसमें। ये क्यों हुआ कि फिर ISPR ने वो दे दिया। अब ISPR की और फौज की भी इसमें वो तो हुई है एक तरह की, जी सुबकी हुई है कि वो जो प्रेस रिलीज था वो वापस एक तरह से वापस लेना पड़ गया, क्योंकि अब जब कहा जा रहा है कि जी वज़ारत दफ़ा की सबरी चली गई है। अब ये खबर आपको नहीं, याद है, वो तो ज़िया साहब तो मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि आपको समरी अभी मूव हुई है। अब बहरहाल मुमकिन है- कि मुमकिन- तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया की ये खबर है। पहले भी सबरी की बात आई थी, आपको याद होगा, फिर कहा गया कि नहीं, दफाई हलकों से ये तरदीद कर दी गई कि हमारी सबरी भेजी नहीं। अब मुमकिन है सबरी में एक ही नाम हो सही कि भाई ये नदीम अहमद अंजुम, आपके साथ बात हो गई थी, आप तब मान गए थे या नहीं माने थे, तो अब मान जाए। अब ये मिस्ट्री है, तो फिर झगड़ा क्या तो अब था? आप ये ले लें। फिर पूरी अच्छा, दुनिया अब- में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं, क्या थी 15 दिन? नहीं, देखिए ना, अब देखिए, अब इमरान खान ने जो मज़ाहमत की है वो जाहिर करना चाहते हैं कि वो एक पपेट वजीर, एक कठपुतली वजीर आज़म नहीं है, वो सिलेक्टेड नहीं है, वो अपने फैसले कर सकते हैं। अब इमरान खान इस घोड़े पे सवार है, लिहाजा ये सारा जो ड्रामा चला है वो इसलिए चला है कि इमरान खान कमज़ोर नहीं है, वो खड़े हैं। तो जो इस मुल्क में वजीर आजम खड़ा होता है उसके बाद वो अदालतों में खड़ा होता है, नजर आया हमें। ये भी और होता उसका है। टर्न्योर भी पूरा नहीं ये होता। भी लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान को बड़ा एतमाद है कि वो चैलेंज कर सकता है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब मसला क्या है कि अगर तो फौज ने ये कह रही है कि भाई ये एक हमारे पास अफसर है इस काम के लिए मुनासिब तरीन, तो आप ले लें, तो वो किसी रिटायर्ड जर्नल को या किसी इंटेलिजेंस साबिक चीफ को या IB के किसी साबिक अफसर को, बड़े अफसर को, पुलिस अफसर को, ग्रेड 22 के किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर को लगा सकते हैं। लगा लेंगे, लेकिन बात तो वही कि फिर उसकी जो बात कौन मानेगा? अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि माजी में जो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कल्लू को लगाया था, जो रिटायर्ड जर्नल थे, बड़े तकड़े जर्नल थे लेकिन रिटायर्ड थे, तो उन्होंने बिल्कुल बेअमल कर दिया था। इसी तरह जनरल जो थे ज़ियाउद्दीन भट्ट, जो हाजिर सर्विस थे, वो हाजिर सर्विस थे, तो उनकी भी वहाँ पे जा नहीं चली थी। तो अब मसला क्या हुआ कि अब ISI जो है वो वज़ीर आज़म के कंट्रोल में नहीं रहेगी, और ये वज़ीर आज़म वो हैं जो अब सिविलियन बालादस्ती जो असर्ट करने की जो पैगाम दे रहे हैं, ये खुशायद है, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारी ज़मीन गंवा चुके हैं। आप बताएं कि 10 साल की पिछली 2 हुकूमतों में फ़ौज से ताकत थोड़ी शिफ्ट होने शुरू हो गई थी सिविलियन साइड की तरफ। या कोशिश हुई थी, आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की कि वजारत जो दाखिला है उसके अंडर ISI को कर दिया जाए, कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन भी साथ नहीं दिया था, और जो फौज की तरफ से भी तनकीद का निशाना बना के वो नोटिफिकेशन वापस हो गया था। इसमें उस वक्त मियां नवाज शरीफ भी खड़े नहीं हुए थे। अच्छा, जमहूरियत का लंबरदार जो है ना, वो भी नहीं खड़े हुए थे। नवाज शरीफ तो फिर चले, मेमो गेट में भी जब हुआ, तब भी जब शो डाउन हुआ फौज का, जी, तब भी कोट पहन के पहुंच गए थे, जो अच्छी बात नहीं थी। इसी तरीके से जब मियां नवाज शरीफ गए हैं तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी खूब मजे लिए इस बात के कि जी वो निकाले जा रहे हैं, और कोशिश की जरदारी साहब ने एक मुख्तलिफ गेम खेलने की। तो ये अच्छा, ये भी अब नज़र आता है कि इस सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो कशमकश रहती है, उसमें पार्टियों की आपस की तकसीम में लड़ाई भी सूट करती है फ़ौज की सियासत में, या एक इदारे के तौर पे उनका जो बहुत हावी होना है उसे मजबूत करता है, और ये हमेशा प्ले आउट हुआ है इस तरह। अब ये मैं सोच रहा था कि ये झगड़ा आखिर है क्या? ताकत का झगड़ा ये है कि ये इसकी बड़ी पुरानी तारीख है, ये ब्रिटिश पीरियड की एक रैलिक है, पुरानी कंटिन्यूएशन है, उसकी बाकियात है। 1919 में एक डायरकी का सिस्टम, 2 सिरी निज़ाम बनाया गया, दोहरा निज़ाम, दोगला निज़ाम, 2 सिरी निज़ाम, जी 2 सिरी निज़ाम। उसमें यह किया गया कि सूबों में एक तो था मलका बरतानिया का नुमाइंदा, गवर्नर, और दूसरी तरफ जो था वो कौन था, मुकामी तौर पे मुंतखब हुकूमतें, सेल्फ गवर्नमेंट, जो पहले नॉमिनेटेड थी, उसके बाद इलेक्ट भी कर दी गई। मतलब उन्हें लोकल लेवल पे म्यूनसिपल पावर उन्होंने दे दी, ऊपर जो असल अथॉरिटी थी वो इंग्लिश
अंग्रेज जनरल के बादशाह पास की नहीं, थी। गवर्नर के पास। अब ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में भी ये सिलसिला चलता रहा। जब तक तो बरह रास्त फौजी इख्तियार में रहे तो मसला ही वही चीफ एग्जेक्टिव था, वही फौज का जर्नल था। अब यहाँ मसला एक और आया कि फौजियों की जो हुकूमत थी, इख्तियार था, उसमें उन्हें ज़रूरत थी अपनी पार्टियाँ बनाने की। सही। आप देखेंगे King अयूब parties। खान ने कन्वेंशन लीग बनाई, जी। अयूब खान ने लोकल बॉडीज़ बनाई, बेसिक डेमोक्रेसीज की। आपने देखा फिर ज़ियाउल हक ने, याह्या खान ने आशूरा बनाई। इस्तेमाल किया फौज को भी और आईएसआई को भी, और अयूब खान ने भी इस्तेमाल किया था। फिर भुट्टो साहब ने एक उसके अंदरूनी रोल को जारी रखा, बल्कि वो एक सियासी सेल रोल को बना बढ़ाया दिया। बल्कि कहते हैं। ये अयूब खान के ज़माने में भी था। फिर ये हुआ कि जब ज़ियाउल हक आए, ज़ियाउल हक ने क्या किया, एमक्यू बनवाई सिंध में, नस्लियाती और लिसानी फसादात करवाए और एमक्यू बनाई। साथ उन्होंने फंक्शनल लीग भी बनवाई। साथ उन्होंने गैर सियासी इंतखाब करके जुनेजो लीग बनाई। फिर जुनेजो लीग में जुनेजो को तख्ता करवा के PMLN बनी, मुस्लिम लीग नवाज बनी, और वो फिर उनके वारिस बने सियासत में। फिर उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ आए तो जनरल मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई और पेट्रियाट बनाई, पीपल्स पार्टी तोड़ के और मुस्लिम लीग नवाज तोड़ के। तो फिर उन्हें ये करना पड़ता है। अब इसमें भी एक और पहलू है, एक 8वीं तरमीम के वक्त का ज़माना है जब प्रेसिडेंट को इख्तियारात थे, असम्बलियाँ 58 तोड़ने के। का इख्तियार था। वहाँ फिर ट्रॉयका बन जाती थी, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर। उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्टेड था फारूक लगारी, वो फौज के साथ मिलकर उसने बेनज़ीर की हुकूमत को तख्ता किया, जाने दिया, और मियां नवाज शरीफ भी शामिल थे उस तख्ता करने में। सही। याद है ना आपको, जब बीबी की बिल्कुल government dissolve 96 की गई। में। अरे जब दोबारा नवाज शरीफ आए तो बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ मिलकर 8वीं तरमीम उड़ा दी, सदर का इख्तियार छीन लिया। जब सदर का इख्तियार छीन लिया तो ट्रैका ख़त्म हो गया, क्योंकि आर्मी चीफ के पास तो इख्तियार नहीं था स्वाय कू करके हुकूमत पे काबिज होने के लिए। वो सदर के ज़रिए मूव करते थे, जैसे असलम बेग ने किया गुलाम इसाक के ज़रिए। तो इस तरह फिर बाद में ये हुआ कि लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी वजह से मार्शल लॉ आ गया, मार्शल लॉ का रास्ता खुल गया। जब 58 भी ना रही। नवाज शरीफ साहब ने अपने आर्मी चीफ को जब खारिज किया, उसे टर्मिनेट किया और उसकी जगह अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, तो फिर कू हो गया, फौजी बगावत हो गई। और फिर जनरल मुशर्रफ ने को अपनी पार्टी बनानी पड़ी, काफ लीग बनानी पड़ी। अच्छा, अब मसला क्या हुआ, उसके बाद जब ये हुआ मामला तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई 2008 में, तो उन्होंने सबने मिलकर इन्होंने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक इन्होंने आइन में तब्दीली की और 18वीं तरमीम हो गई। तो लिहाजा आप देखते हैं कि इसके तो फैल क्या हुआ काम। अब सदर के पास तो पावर रही नहीं, सारी पावर चलेगी प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो गया, सूबे भी तगड़े हो गए 18वीं तरमीम के तहत, इसलिए 18वीं तरमीम बड़ी खटकती है। अब जब ये काम हो गया तो फिर ये हुआ कि 2 साल, 2 आपकी असम्बलियों ने, अब तीसरी असम्बली की भी 2/3 मुद्दत को 13 साल हो गए हैं कि कंटिन्यूटी चल पड़ी, ये उसकी देन था। लेकिन अब मामला हुआ कि वही दायर की वापस आ गई, अब ट्रायका की बजाय। इसमें जो 2 वज़ीर आज़म की छुट्टी हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायका का तीसरा वो उसको कह रहे पिलर बन गया, मोहरा बन गया। हाँ, लिहाजा इफ्तिखार चौधरी ने उठा गिलानी साहब को घर भेज दिया और साकिब निसार ने मियां नवाज शरीफ को फारिग करा दिया। अब चीफ जस्टिस भी जो जुडिशल एक्टिविज्म के सहारे, वो भी कहने लगा मैं भी इस पावर स्ट्रक्चर में एक अहम रुकन हूँ, ट्रायका बनने की कोशिश की, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। असल में ये दायर की थी 2 बराकस की लड़ाई है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में। अब तो हम आम तौर पर कहते हैं सियासी और अस्करी क़यादत। और एक और बात देखिए, जब हुकूमत की बात आती है हम कहते हैं हुकूमत का मतलब है इमरान खान की हुकूमत। जब इदारे का नाम आता है हम कहते हैं रियासत का फैसला है। आपको पता है कि जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं स्टेट असल में फौज है, फौज तो स्टेट नहीं है, फौज के तो और भी स्टेट के तो और भी इदारे हैं जी। और अगर एग्जेक्टिव एक इदारा है रियासत का, तो उस एग्जेक्टिव के तहत एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सही। और उसके साथ अटैच डिपार्टमेंट्स हैं,
जिसमें हवाई फौज भी है, बर्री फौज भी है, बहरी फौज भी है, और उसमें आईएसआई के नाम भी लिखा हुआ है, अटैक डिपार्टमेंट है। अब इसके बारे में एक बड़ा ये क्लियर नहीं मामला कि किसके तहत है। आईएसआई आईएसआई है तो प्राइम मिनिस्टर बनी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्राइम लेकिन मिनिस्टर उनके क्या वो रूल्स हैं, क्या मैंडेट है, कोई क्लियर कानून नहीं है, ये क्लियर नहीं है। कोई मैंडेट नहीं है, कोई कानून नहीं है। इस पे बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल एयर मार्शल जुल्फ़कार के हवाले से एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने तजावीज़ भी दी थी। 3 कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात नोट की गई है कि भाई इसका कोई मैंडेट, इसका क्या दायरा अमल है, क्या स्कोप है काम का, और क्या इसके कवायद हैं, वो लिखे जाएँ। वो अभी तक नहीं। फिर ये कि जो फौजी अफसर यहाँ आते हैं वो आते हैं डेपुटेशन पे, और सिविलियन अफसर जाते हैं सिविल सर्विस से रिक्रूट होके, पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो अब इस इदारे के बारे में, और ये इदारा बड़ा अहम हो गया है पाकिस्तान की बैरूनी सलामती के हवाले से। आईएसआई का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, बड़ा अहम किरदार है। सही। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ी ज़रूरी है एजेंसी। वार ऑन टेरर में, फिर ये बड़ा अहम वार ऑन रोल टेरर है। में और इशारा और आलमी सियासत में अब आईएसआई सीआईए के मुकाबले में, और बड़ी लड़ाई लड़ी आईएसआई ने सीआईए के खिलाफ। मैंने बहुत किस्से सुने। अच्छा, ये नहीं कि उन्होंने मिलके अफगान जहाज तो लड़ा था, लेकिन उसमें आईएसआई ने खूब ठेबियाँ भी बड़ी लगाई सीआईए को। तो लिहाजा वो बड़ा इदारा बन गया है। तो इस पे लिहाजा प्राइम मिनिस्टर्स की नज़र होती है कि चलो आईएसआई उनके ज़ेर असर रहे, ताकि वो उनका भी रोल बन सके इफेक्टिव, और वो खुल के खेल सके। और वो अब ये मसला जो है ना, ये गलत है कि जब प्राइम मिनिस्टर चल पड़ते हैं कि मेरी पसंद का आर्मी चीफ लगाया तो उसने कू कर दिया। जनरल ज़िया-उल-हक ने भी किया भुट्टो साहब के खिलाफ कू करके, और जनरल मुशर्रफ ने ये साबित किया मेरिट और नॉर्म्स से हट के जब भी कोई काम करेंगे नहीं। ये नहीं हो सकता। फौज जब आर्मी चीफ बन जाता है तो मुझे याद है जनरल जंजुआ का बयान कि व्हेन यू हैव 600,000 मैन इन आर्म्स अंडर योर कमांड, यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप मुख्तलिफ आदमी होते हैं। तो आर्मी चीफ जो कहा जाता है, आर्मी चीफ इज चीफ। सही। ये भी दुरुस्त है कि भाई फैज़ हमीद को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, ये उनका अख्तियार है। 3 स्टार जनरल को जहाँ मर्जी पोस्ट कर दे। सही। कल को वो उन्हें वहाँ फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब परसों को वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर उन्हें उनकी सर्विसेज से ज़्यादा उनको इख्तियार है इस बात का। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये ब्लो अप हो गया। अब वो एक सफ़ा फट गया है। और लेकिन इसके साथ ये जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया था ना, जो 2 हुकूमतों का तजर्बा हुआ, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये फौजी क़यादत ने देखा कि भाई ये काम ठीक नहीं चल रहा, हम तो रफ्ता रफ्ता गैर मौसर होते जाएंगे पावर स्ट्रक्चर में। तो लिहाजा ये हाइब्रिड निज़ाम लाया गया जिस पे ये चीख रही है बहुत ज़्यादा पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कि भाई ये आप लाडले को लाए। बिलावल भुट्टो कहता है सिलेक्टेड को लेकर आए, पहली स्पीच में सिलेक्टेड कह दिया इलेक्टेड की बजाय, और इमरान खान ने ताई की भी बजा दी। उन्हें समझ नहीं आई कि क्या कहा है, इलेक्टेड कहा है, ये क्या कहा है। तो ये जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाली थी ना, कि ये डायरकी को, इस 2 सीरी निज़ाम को इस तरह रखा जा सकेगा, वो भी फेल हो गया। अब ये ज़िया साहब मुझसे इतफाक़ नहीं कर रहे हैं कि भाई ये फ़ौज, मैं समझता हूँ कि फ़ौज रायमा का बड़ा असर होता है। सही। अभी ये जो मीडिया ट्रेंड चल रहा है, किसी का नाम लेकर कहा जा रहा है, फैज़ हमीद का नाम लेकर कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दो। कि जब फैसलाबाद में नारा लगा उसके बाद ही सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गई चीज़। अब ये नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, फौजी अफसर भी और इदारा भी, कि उसके बारे में इतनी बड़ी कैंपेन इस तरह पब्लिक डिबेट नहीं होनी चाहिए। इदारे पे उसका आईएसआई पे बुरा असर पड़ता है, फौज पे उसका असर पड़ता है। अब देखना ये है कि मैंने तो कह दिया था कि भाई ये नदीम अहमद अंजुम ही बनेंगे। अगर नदीम अहमद अंजुम नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। चले, और कोई और बनेगा तो वो भी फिर देखा जाएगा। इमरान खान के काम नहीं आएगा। तो इमरान खान के काम नहीं आएगा। बहुत तो शुक्रिया। ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, इसके अब नट एंड बोल्ट ढीले हो गए। अब बड़ी ऑपोजिशन को बड़ा मौका मिला हुआ है, और ऑपोजिशन ने अपनी लाइन बदल ली है, अपने हदफ भी बदल लिए, लाइन बदल भी लिया और लाइन में भी लग गए हैं। नहीं ये मैं नहीं कह बारी सकता, ये मैं नहीं कह सकता, ये आप कहेंगे ये तो आप शेख रशीद की ज़बान बोल रहे नहीं, हैं। शेख रशीद की क्या जुबान है? और तो क्या? नहीं तो शेख रशीद कोई इस काबिल है कि नहीं, उस पे आप नहीं शेख रशीद उसको की तंजीम नहीं, इख्तियार कर रहे हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते तलकात।
नहीं, वो ज्यादा- सिलेक्ट नहीं होना उन्होंने चाहते ये कि कहा है आपके कि ये- मौलाना फजल रहमान, आपके दोस्त जो हैं, आज उनका रवैया वही है नहीं, पहले भी इदारे वही के था। खिलाफ? मौलाना देखिए, मौलाना क्या वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है? मौलाना नहीं, देखिए वो बहुत बड़े जमहूरियत पसंद है सर। आप देखिए, आप सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस तरह की ज़बान अच्छी नहीं नहीं है। सर, मैं कोई वो ऐसा हमारे नहीं- बड़े मोहतरम दोस्त हैं और वो ज़बान शुस्ता इस्तेमाल। देखिए उन्होंने क्या कहा कि तावीज़ झूठा बट साबित हुआ और महबूबा गले पड़ गई। ये क्या तबसरा है? वो शुस्ता वो उनको बात फिक्रा करते हैं। आया दिया, शुस्ता मौलाना हमदुल्ला ने फिक्रा नहीं, दिया। नहीं, शुस्ता बात करते हैं। वो उनका वो लड़ाई पहले भी इस तरह नहीं थी, इख्तलाफ है, फ़र्क है, और वो उनकी एक असूली राय है। अब जैसे बिलावल ने कहा कि जी ये टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं इदारों को, मतलब उनका आईएसआई की तरफ इशारा है कि आईएसआई तो टाइगर फोर्स नहीं बन सकती, आईएसआई तो बहुत पाकिस्तान का कौमी इदारा है, वो कैसे बन सकती है भाई? इमरान खान बनाए भी चाहे भी तो नहीं बन सकती, इसी पे झगड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये है कि उसने कहा कि इदारों के मरीम नवाज ने भी इसी तरह का बयान दिया है इदारों के हवाले से। तो लिहाजा मैं समझ रहा हूँ अपोजिशन भी अपने आप को रिपोजिशन कर रही है और इमरान खान आइसोलेट हो रहे हैं। ऊपर से IMF का महंगाई का तूफान। छठी रिव्यू ख़त्म, वो उन्होंने नहीं अप्रूव किया अभी तक, और लगता है कि अभी शायद ये डिले हो जाएगा, फाटफ का और डिले हो जाएगा तो बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। ऊपर से महंगाई आ गई है, ऊपर से डॉलर गिरना शुरू हो गया है। यही हालत रही तो आप देखेंगे डॉलर कहाँ जाता है। तो बहुत मुश्किल में है इस वक्त इमरान खान, और इमरान खान ऐसी मुश्किल में बैठकर कोई एडवेंचरिज्म करेंगे उन्हें नुकसान होगा। और सिर्फ इमरान खान नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी मुश्किल में है, महंगाई के हाथों पिस चुकी है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब आपका, आपने बड़ी डिटेल के साथ जो है पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री तल्कात की जो एक पूरी तारीख है वो बयान की। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम बयानिया।